भले ही इंसान चांद तारों और सितारों में अपना मुकाम बनाता जा रहा है, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे आज भी बेपनाह और बेबस नजर आता है। टर्की, जिसे आजकल तुर्की कहा जाता है, ना जाने बरसों से कई छोटे बड़े और शिद्दत के जलजलों को झेलता आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की में 6 फरवरी 2023 को एक के बाद एक 7.8, 6.7 और 5.6 मैग्नीट्यूड स्केल के 3 जबरदस्त झटके कुछ ही दिनों के अंदर आए, जिसने टर्की और सीरिया को हिलाकर रख दिया। और इसके साथ कई देश जैसे ग्रीस, ईरान, इजराइल और जॉर्डन वगैरह में भी खौफ का माहौल बन गया। इसे कुदरती आफत कहे या टेक्टोनिक प्लेट्स का ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंस, फिलहाल पूरी दुनिया के लिए अफसोस का मंजर है। इतना बड़ा जानी और माली नुकसान आखिर कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरी तरह आखिर तक जरूर देखें। कहा जा रहा है कि ज़लज़ले के 3 दिन पहले ही एक डच जियोलॉजिस्ट फ्रैंक हुकरबीट्स ने इसकी आगाही सही मैग्नीट्यूड और लोकेशन के साथ पहले ही कर दी थी। इस साइंटिस्ट के इल्म की गहराई ने इनके एक ट्वीट से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खैर, इसे साइंस के जदीद तरक्की समझे या कुदरती आजमाइश। Monday's earthquakes that struck Turkey and Syria has now surpassed 60,000. Bekle, geliyoruz, bekle. Az kaldı. Burası üstünde işte. Aynen. Ya bak şimdi. Kürkoya basın abi, kürkoya bas. Nasıl iki bitti? Şimdi. Hey, tamam. Ver az daha ver. Muhammed. इस नाजुक घड़ी में हम आप सभी से इनके लिए मदद और दुआ की दिल से अपील करते हैं। खून को जमा देने वाली सर्दी और ऊपर से खतरनाक जलजले की आप बताया जा रहा है कि ये जलजला इतना खौफनाक था कि टर्की में मौजूद हैपी एयरपोर्ट के रनवे को 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया। इसके अलावा गाजियान्टेप, अनातोलिया, उस्मानिये, मारस जैसे कई शहर के ऑफिसेज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉल्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बुरी तरह से तबाह हो गए। हैरानियत की बात यह है कि एक तरफ न्यूज रिपोर्टर लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दरमियान अपने ही पीछे गिरती हुई बिल्डिंग को देखा तो उसके करीब फंसी हुई बच्ची को देख उसके जानिब भागा और दौड़कर उसकी जान बचाई, तो वहीं दूसरी तरफ एक मजबूर बाप अपनी बेजान सी बच्ची का हाथ पकड़े हुए अपने दिल को तसल्ली देने के काबिल भी न था। कहीं डरी सी सहमी हुई आवाजें थी तो कहीं मदद की गुहार, जैसा कि मानो कयामत सी बर्पा हो रही है। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस जलजले के दौरान ही एक माँ ने दबे हुए मलबे में ही अपने बच्चे को जन्म दिया और दुनिया से रुखसत हो गई, जबकि कुदरत का करिश्मा देखिए कि बच्चा बिल्कुल सही सलामत निकाल लिया गया। एक तरफ कई टन मलबे में दबे होने के बावजूद कई सारे बच्चे अपने चमकते हुए चेहरे के साथ सलामत पाए गए, तो दूसरी तरफ खानदान का खानदान भी उजड़ गया। अफरा तफरी का यह आलम था कि कोई अपने रिश्तेदार को ढूंढ रहा था तो कोई खोए हुए लोगों के लिए गमजदा, किसी को अपनों को मिलने की खुशी तो कोई जख्म में मुब्तला। टर्की का एक मशहूर सी पोर्ट इस्केंड्रोम भी इस जलजले में न बच सका और इसमें भयानक आग लग गई। कहा जा रहा है कि कई गैस के पाइपलाइन आग के शोले में बदल गए। सवाल यह उठता है कि टर्की में आखिर इतने हाई मैग्नीट्यूड के जलजले क्यों आए? क्या साइंटिफिक रीजन के अलावा कोई और भी दूसरे डिप्लोमेटिक वजूहात हो सकते हैं, जैसा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है? पहले हम साइंटिफिक रीजंस को जानते हैं। टर्की और उसके आसपास के इलाके 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पर खड़े हैं, जिसके नीचे लावा यानी गर्म लिक्विड का मादा मौजूद है, जो कि हमारी जमीन के लिथोस्फीयर लेयर के नीचे एस्टेनोस्फीयर लेयर में पाया जाता है, जहां लगातार केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके वजह कर लावा या गैस किसी न किसी जगह पर वोल्केनो के रूप में निकलता रहता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो यही लावा या गैस अर्थ के इस हिस्से को अपनी जबरदस्त एनर्जी से हिला कर रख देता है। टर्की चूंकि 4 तरह के टेक्टोनिक प्लेट पर खड़ा है, जिसमें एनाटोलियन, अरेबियन, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स शामिल है। जब अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट्स शिफ्ट होते हैं तो टर्की का एनाटोलियन प्लेट्स एक सैंडविच की तरह फंस जाता है और आसपास के टकराव और एक्सप्लोजन का सबसे ज्यादा असर एनाटोलियन प्लेट्स को झेलना पड़ता है। एज अ रिजल्ट अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है। कुछ सोशल मीडिया और कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के मानने वालों के हवाले से इस अर्थक्वेक के लिए हार्प को जिम्मेदार माना जा रहा है। हार्प अमेरिका के अलास्का में मौजूद एक रिसर्च प्रोग्राम है जो कि आयनोस्फीयर की स्टडी के लिए बनाया गया है ताकि सिग्नल और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के मानने वालों के मुताबिक हार्प का इस्तेमाल वक्तन फवक्तन वेदर कंट्रोल, बारिश, सिग्नल हैकिंग, अर्थक्वेक और फ्लड के लिए किया जा रहा है।
यहाँ पे चूंकि टर्की ने अर्थक्वेक से कुछ ही दिन पहले स्वीडन को नाटो में शामिल करने से इनकार कर दिया था, जिससे कुछ यूरोपियन और अमेरिकन देश नाराज हो गए। वैसे भी टर्की का ट्रीटी ऑफ लोजान पैक्ट 100 साल के बाद खत्म होने को है और टर्की अपने आप को एक्सपैंड करने जा रहा है, जो कि शायद कुछ देशों को नापसंद हो। इसलिए यह बदले के रूप में या डिप्लोमेटिक अटैक भी हो सकता है, लेकिन कहना मुश्किल है। टर्की में आए अर्थक्वेक की स्केल 7.8 मैग्नीट्यूड तक मापी गई है, जो कि 32 मेगाजूल की एनर्जी पैदा करता है, जिससे न्योम जैसे मॉडर्न शहर को 4 दिन से ज्यादा बिजली प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि आखिर क्यों टर्की और उसके आसपास के इलाके में इतनी बड़ी बर्बादी और तबाही हुई। यूं तो दुनिया के कई साइंसदान और फ्यूचरस्कोपिक एक्सपर्ट्स इस बात की आगाही दे चुके हैं कि आने वाला 2023 का साल दुनिया के लिए एक बड़ा आजमाइश होगा और हमें कई तरह के सैलाब, सोलार सुनामी, जलजले और फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, जिसे काफी लोग मान भी रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि तुर्की में कैसे कुदरत ने एक ही झटके में बड़े बड़े शहर को कब्रिस्तान बना डाला और दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी इसकी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे आफात अगर भारत में आती है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुश्किल के इस घड़ी में हम और आप कम से कम तुर्की के इस तबाही में जान गंवाने वाले लोगों के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना तहकीक इनसाइड स्टूडियो।